तो कैसे आप सब। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। देखिए, जो वाइसरॉय हैं, एक मिनट, जो आज का टॉपिक है वो है वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। देखिए, वाइसरॉय हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जामिनेशन में मिलेगा, चाहे वो यूपीएससी हो, सीजीएल हो, स्टेट एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीसीएस हो। वाइसरॉय में से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। वो क्वेश्चन कभी कभी सीधा होता है और कभी कभी उसको घुमा फिरा के डाला जाता है। तो आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम देखेंगे वाइसरॉयज जो 1857 से 1947 तक कि कौन कौन वाइसरॉय है और उनके टेन्योर में क्या क्या हुआ। ठीक है, इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले तो हम ये जानते हैं कि वाइसरॉयज आए क्यों। देखिए, वाइसरॉय से पहले कौन थे? गवर्नर जनरल्स। गवर्नर जनरल्स थे वाइसरॉय से पहले। जो वाइसरॉय आए वो 1857 की जो क्रांति हुई, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस आए थोड़े, और उसमें जो वाइसरॉय का ये पोजीशन थी, जो डेजिग्नेशन थी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो वाइसरॉय से पहले थे गवर्नर जनरल्स। ठीक है, तो वाइसरॉय कब आए? 1857 के बाद आए। म्यूटनी हुई जब 1857 की, उसके बाद वाइसरॉय की जो पोस्ट थी, जो डेजिग्नेशन थी, वो अपॉइंट की गई। तो सबसे पहले जो हमारे वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये इनका टेन्योर था 1856 से 1862। देखिए, जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्हीं के टेन्योर में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई। ठीक है, इन्हीं के टेन्योर में म्यूटनी हुई 1857 की। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय थे ये मैंने अभी आपको बताया। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को रिमूव किया। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी जो कि लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या था कि अगर किसी भी राजा या महाराजा का अडॉप्टेड सन होगा तो उसको लीगल हायर नहीं माना जाएगा और उसको एक प्रिंस के बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे, जैसे कि सैलरी या पेंशन, तो उसको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उसी को लीगल हायर माना जाएगा जो कि बायोलॉजिकल सन होगा उस राजा का। ठीक है, दूसरा, अगर कोई माल फंक्शनिंग हो किसी प्रोविंस में, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो वो उसको ओवरटेक कर सकती थी। तो ठीक है, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसी चलते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ही झांसी को भी कैप्चर कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, ऊपर से बिहार को भी कैप्चर कर लिया, अवध को कैप्चर कर लिया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से काफ़ी जो प्रोविंस थे, जो किंगडम्स थे, मतलब क्योंकि तब रजवाड़े थे, तो उनके जो किंगडम्स थे उनको कैप्चर कर लिया अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसके कारण क्या हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण क्या हुआ कि काफ़ी जो प्रिंस थे ना, वो एजिटेशन पे आ गए। जो राजकुमार थे या राजे थे, वो एजिटेशन पे आ गए। ऑब्वियस, अगर आप उनका राज्य छीन रहे हो तो वो तो एजिटेट करेंगे। तो उस कारण क्या हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इसने भी थोड़ी सी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने। तो जैसे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 हटी, तो लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ही रिमूव कर दिया। ठीक है, दूसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी इंट्रोड्यूस हुआ इन्हीं के टेन्योर में, और इन्होंने इस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटीज़ 3 जगह पे, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज़ हुई 1857 में। ठीक है, ये थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। उनके बाद जो आए वो आए लॉर्ड लॉरेंस। इनका टेन्योर था 1864 से 1869। इनके टेन्योर में क्या हुआ? हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ। कहाँ पे? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। देखिए, ये कलकत्ता, मुंबई, हर चीज़ कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में ही क्यों हो रही है? क्योंकि क्या था कि जो मेन सेंटर थे ना, ब्रिटिशर्स के, वो ये 3 जगह पे ही थे। उसके बाद एक्सपैंड हुए, लेकिन जो मेन सेंटर थे वो यही थे, बंगाल, ठीक है, मद्रास और मुंबई। ठीक है, तो ये 3 सेंटर यहाँ पे, इसलिए जो मतलब जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो इन्हीं 3 जगहों पे ज़्यादा हो रही थी।
तो हाई कोर्ट कहाँ बना? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 1865 में। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आज भी भारत का हिस्सा है वो इन्हीं के टेन्योर में फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। और इन्हीं के टेन्योर में पहली टेलीग्राफ लाइन भी चलाई गई यूरोप में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इंडिया में सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन कब चली, ठीक है, और कहाँ पे चली, कहाँ से कहाँ तक चली। अब लॉर्ड लॉरेंस को ना सेवियर ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ना काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि सेवियर ऑफ पंजाब किस वायसराय को कहा गया, क्योंकि ये पंजाब में इन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिससे कि पंजाब की जो एग्रेरियन जो प्रॉब्लम्स थी वो कम हुई और पंजाब में थोड़ी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, तो इसको इसलिए इनको सेवियर ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। अगले आते हैं लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो का टाइटल था 1869-72 से। लॉर्ड मायो हमारे हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनसे एक क्वेश्चन आता है क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो किसी वायसराय के साथ नहीं हुआ है। इनके साथ क्या हुआ है? इनका मर्डर हुआ है, असैसिनेशन हुआ है इनका। ये इकलौते ऐसे वायसराय हैं जिनका मर्डर हुआ है। बताएंगे क्या कब हुआ था, किसने किया, वो भी बताता हूँ। पहले ये देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अलग अलग प्रोविंसेस में लाया। जैसे आज की डेट में अगर आप देखो तो अगर देखिए जो महाराष्ट्र है उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा वो अलग है, ठीक है। मतलब उसमें जो टैक्स टूक्स प्रोविंसेस कौन कलेक्ट करेगा, कौन कहेगा, वो उनकी अपनी अथॉरिटी करेगी, ठीक है। उनका अपना जो उनको आंसर देना वो अपने सीएम को देना है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे यूपी बिहार की बात करें तो उनका अलग है, ठीक है। ऊपर दिल्ली की बात करें उनका अलग है, तमिलनाडु की बात करें उनका अलग है। तो मतलब हर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक स्टेट में अलग अलग नहीं, मतलब अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने भी क्या किया, पहले क्या था कि ब्रिटिश टाइम में क्या था कि जो फाइनेंशियल था वो सेंट्रलाइज था, मतलब एक ही जगह पे होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हर प्रोविंस में एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, तो वही फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दी। और आज भी इंडिया में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है। हम सबको पता है ना कि हर स्टेट के अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो वो बस वहीं से स्टार्ट हुआ। इन्होंने 2 कॉलेज भी इस्टेब्लिश किए, राजकोट कॉलेज काठीवारा में और मायो कॉलेज अजमेर में। जो मायो कॉलेज था ना ये सिर्फ रजवाड़ों के लिए था, मतलब यहाँ पे जो इंडियन प्रिंसेस थे ना वही एजुकेशन ले सकते थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई इनके टेन्योर में, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। जो सेंसस होता है ना हमारा हर 10 साल के बाद जो सेंसस होता है, ठीक है। जैसे जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, अभी 2021 में होना था बट कोरोना के कारण वो एक्सटेंड हो गया। तो पहला सेंसस इन्हीं के टेन्योर में हुआ 1861 में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया इनका मर्डर हो गया था कहाँ पे, अंडोमान में। जब ये अपने टूर पे थे अंडोमान पे, किसी अपने ऑफिशियल टूर पे थे, तब इनका एक अफगानी पठान ने मर्डर कर दिया, ठीक है। अगली बात करते हैं लॉर्ड लेटन की। इनका टेन्योर था 1876 से 80 तक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो क्यून थी ना उनको प्लीज करने के लिए ना उनको एक टाइटल दे दिया केसरी हिंद। केसरी हिंद आज के टाइम का भारत रत्न, ठीक है। तो क्यून को प्लीज करने के लिए इन्होंने क्यून का टाइटल दिया था केसरी हिंद, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस जैसे आज के डेट में यूपीएससी या स्टेट पीएससी है, ठीक है। तो ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, इन्हीं के टेन्योर में स्टार्ट हुआ था 1879 में। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि इनके टाइम में क्या हुआ था, जो एज थी ना वो रिड्यूस हो गई थी। जैसे पहले 21 थी एज, मतलब जो भी एलिजिबल होना चाहता था सिविल सर्विसेज के लिए उसकी एज थी 21, तो इन्होंने क्या कर दी, कम करके 19 रख ली। ये वैसे एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था ताकि कोई इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल ना हो पाए, क्योंकि एक इंडियन का 19 साल में इंग्लैंड जाके उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत, क्योंकि तब इंग्लैंड में एग्ज़ाम्स होते थे, तो इंग्लैंड में जाके क्वालिफाई करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, ठीक है। तभी इन्होंने एज इसकी रिड्यूस की थी कि कोई भी इंडियन एलिजिबल ना होए। जो अगला इनका कारनामा था इनके टाइम में वो था, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1871 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब होता है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर छपती है ना उनको कहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर छपते हैं ना रीजनल लैंग्वेज, मराठी हो गया, मलयालम हो गया, डोगरी हो गया, पंजाबी हो गया। तो तब क्या होता था कि जो गवर्नमेंट के जो लूप होल्स होते थे, और ये जो रीजनल अखबारें थी ना, तो ये गवर्नमेंट की जो लूप होल्स थे, जो गवर्नमेंट की ड्रैकोनियन पॉलिसीज थी, उनको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते थे और दुनिया के सामने लाते थे। तो तब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ कि कोई भी रीजनल
न्यूज़पेपर बिना गवर्नमेंट से पूछे कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आर्टिकल नहीं छापेगा। तो ठीक है, तो ये था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, जो अगले आए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कहा जाता है कि ये अपने जितने भी इनके जो काउंटर पार्ट थे वाइस रॉयस, उनसे सबसे ठीक थे, मतलब ऑप्रेसिव नहीं थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले किया जो 19 एज कर दी थी ना सिविल सर्विसेज के लिए, उसको वापस ले आए 21 पे कि 21 साल रखो। इन्होंने फैक्ट्री चाइल्ड लेबर को भी रिस्ट्रिक्ट कर देगी, फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर नहीं होगी। ठीक है, 1881 में इन्होंने ये किया। इल्बर्ट बिल भी पास किया। इल्बर्ट बिल पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, इल्बर्ट बिल था क्या कि देखिए क्या होता था कि पहले इन्होंने बिल लाया कि जो एक इंडियन जज है वो अगर कोई यूरोपियन जो क्रिमिनल है वो उसको ट्रायल कर सकता है। लेकिन जब ये बिल पास हुआ तो जो यूरोपियन कम्युनिटी थी उनमें एक एजिटेशन हो गई कि एक इंडियन जज, क्योंकि उस टाइम तो जो यूरोपियंस थे वो इंडियन को इन्फीरियर रेस समझते थे, तो उन्होंने उन यूरोपियन कम्युनिटी ने कहा कि एक इंडियन जो कि इन्फीरियर रेस है वो हम यूरोपियन को कैसे ट्राई कर सकता है, उसकी इतनी औकात कैसे है। तो तब ये कंट्रोवर्सी हुई थी और फिर ये बिल वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। जो अगला हुआ इनके टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट आया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट का मतलब है कि जैसे आज के टाइम में पंचायती राज है, तब पंचायती राज मतलब इतना लेवल पे नहीं था, थोड़ा कम लेवल पे था, मतलब एक इंट्रोडक्शन हुई थी सब पंचायती राज की, हर गांव में एक पंचायत होनी चाहिए, तो ये था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, वो हुई फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, बस यही एक चीज़ लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में जो इम्पोर्टेंट थी वो ही, इनका टेन्योर देख लीजिएगा 1884 से लेके 1888 तक था। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडॉन। इन्होंने 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया। ये इंडियन जो काउंसिल एक्ट्स है ना, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये जो अलग अलग काउंसिल एक्ट्स हैं, जैसे 1919 का, 1909 का है, 1935 का है। ठीक है, तो इनके लिए मैं अलग एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, इन्होंने एक ड्यूरेंट कमीशन को भी अपॉइंट किया। ड्यूरेंट कमीशन क्या है, अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को कहते हैं ये ड्यूरेंट लाइन। तो ये जो पार्टीशन, ये जो लाइन ड्रॉ की थी वो इन्हीं के टेन्योर में हुई थी, ड्यूरेंट कमीशन के थ्रू हुई थी। ठीक है, तो ड्यूरेंट लाइन क्या है, अफगानिस्तान और इंडिया की जो के बीच में जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। जो अगला था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन एक ऐसे इकलौते इंसान थे जो कि कांग्रेस से इतनी नफरत करते थे कि वो चाहते कि कांग्रेस किसी तरह नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। इन्होंने अपने जीवन काल में, मतलब अपने टेन्योर में एक बहुत बड़ी चीज़ की, वो थी पार्टीशन किया बंगाल का। बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बंगाल और ईस्ट बंगाल। ये ऐसा, अब इनके अनुसार अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट ये थी कि बंगाल तब बहुत बड़ा था और उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बट एक्चुअली ये रीज़न नहीं था। एक्चुअल रीज़न क्या था कि तब जितनी भी पॉलिटिकल एजिटेशंस हो रही थी, उनके जो लीडर्स थे या पॉलिटिकल एजिटेशन की जो मूवमेंट्स थी वो बंगाल में ज़्यादा हो रही थी। तो तब लॉर्ड कर्जन ने कहा अगर हम बंगाल को ही तोड़ दें तो और यहाँ पे एक गैप वाइड कर दे हिंदू मुस्लिम का, तो ये जो एजिटेशंस है वो अपने आप मर जाएंगी। ठीक है, तो ये रीज़न मेन था कि बंगाल को पार्टीशन किया बंगाल का। कर्जन ने ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ये भी इस्टेब्लिश की, जो आज भी हमारे देश में वर्क कर रही है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, अगले हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, 1919 में मॉले मिंटो रिफॉर्म्स पास किए। मॉले मिंटो रिफॉर्म्स स्पेशली किसके लिए जाने जाते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम वोट ही करेगा और कोई वोट नहीं करेगा। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं। इनका टेन्योर था 1905 से लेके 1910 तक। लॉर्ड हेडिंग ने क्या किया, इन्होंने देखिए 1911 से पहले जो हमारे देश की कैपिटल थी वो कैलकाटा थी। ठीक है, इन्होंने इस कैलकाटा को शिफ्ट किया कहाँ पे, दिल्ली में, जो आज प्रेजेंट डे हमारी कैपिटल है, 1911 में किया। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ की, इन्होंने जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का उसको भी एनुअल कर दिया, मतलब उसको भी कैंसिल कर दिया कि कोई पार्टीशन नहीं होगा। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे गांधी जी इंडिया वापस आए थे और एनी बेसेंट ने अपना होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी ना, किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, और दूसरा किसने की थी, कमेंट में मुझे बताइए दूसरी होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो क्या क्या हुआ इनके टेन्योर में,
कैपिटल बनी दिल्ली, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया, गांधी जी आए इंडिया में और होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट ने स्टार्ट की। उसके बाद आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनके टेन्योर में क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है, तो उसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट। चंपारण सत्याग्रह हुआ जो गांधी जी ने किया 1917 में, ठीक है। मॉन्टेगो अगस्त डिक्लेरेशन हुई और इसी के डिक्लेरेशन के दौरान ही बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसमें सबसे चीज एक क्या इंट्रोड्यूस हुई, डेयार्की। डेयार्की मतलब दो रूल, गवर्नर का और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, ठीक है, डबल रूल आया। रॉयल एक्ट हुआ। रॉयल एक्ट क्या मतलब क्या हुआ कि इसकी एक एक्ट आया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है, उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था रॉयल एक्ट, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला मैसेकर है, वो भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट इन्हीं के टेन्योर में। अब खुद देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, इनके टेन्योर में कितना कुछ हुआ। तो इन्हीं के टेन्योर में देखिए, इन्हीं के टेन्योर में कितना कुछ हुआ। लखनऊ पैक्ट, चंपारण सत्याग्रह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, रॉयल एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, खिलाफत मूवमेंट हुई। खिलाफत मूवमेंट जो मुस्लिम लीग ने की थी, ठीक है। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके टेन्योर में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। तो ये आप इनके बारे में थोड़ा ना ज़्यादा फोकस करिएगा, इनका टेन्योर क्या था और इनका नाम क्या है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इनके टेन्योर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अगले आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का टेन्योर था 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग के टेन्योर में क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट ये हुआ कि कुछ मतलब इंडियंस ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, इसमें काफ़ी पुलिस सिपाही भी मारे गए, ठीक है। तो जब ये हुआ तो जो तब चल रही थी इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा। तो जब गांधी जी ने ये चीज़ देखी कि जब इतना वायलेंस हुआ तो उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया कि अभी हम इंडियंस तैयार नहीं हुए हैं आज़ादी के लिए। इन्हीं के टेन्योर में एस्टैब्लिश हुई स्वराज्य पार्टी। देखिए स्वराज्य पार्टी कांग्रेस से निकल के बनी थी। देखिए कांग्रेस के दो फ्रैक्शंस हुए, एक हुए नो चेंजर्स और दूसरी बनी स्वराज्य पार्टी। नो चेंजर्स वो थे जो कह रहे थे कि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, और स्वराज पार्टी के वो थे जो कह रहे थे हम पॉलिटिक्स में जाएंगे और पॉलिटिक्स में जाके हम हर्डल्स पैदा करेंगे गवर्नमेंट के लिए कि ताकि वो हमारी बातें माने। उसके बाद एक और चीज़ इनके टेंडर में हुई, काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है। अब अगर एक करंट अफेयर के मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो इसका नाम अब चेंज करके रॉबरी को हटा के एक्शन कर दिया, ठीक है। अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। तो ये कुछ रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने मिलकर एक ब्रिटिश ट्रेन को लूट लिया जिसमें उनके एम्यूनिशन थे और थोड़ा सोना वगैरह था। और जैसे कि सचिन सन्याल थे, ठीक है, और भी थे दो तीन रेवोल्यूशन, मुझे अब इनके नाम याद नहीं आ रहे। इन सब ने मिलके क्या किया था, ये ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया था, ठीक है। तो अगले आते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, क्योंकि बहुत कुछ हुआ इनके टेंडर में। 1926 से 1931 में हुआ था। 1931 में क्या हुआ था आपको याद है, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, ठीक है। तो साइमन कमीशन आया इनके टेन्योर में, ठीक है। कि साइमन कमीशन क्या था, एक कमीशन था जो कि चेक करेगा कि इंडिया तैयार है अभी अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए या नहीं। नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें 14 पॉइंट्स दिए नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे। लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन में क्या हुआ, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पहले की, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि सभी डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो बस, लेकिन इसमें कहा कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। डांडी मार्च हुआ और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी और इरविन दोनों आपस में टेबल पे बैठ के इन्होंने कुछ
बात की, क्योंकि तब डांडी मार्च चल रही थी, तो इरविन ने कहा कि आप डांडी मार्च को विड्रॉल कीजिए और हम आपकी शर्तें मानेंगे, और गांधी ने कहा कि गांधी ने भी अपने कुछ पॉइंट रखे, ठीक। लॉर्ड विलिंगडन का टेन्योर था 1931 से 1936 तक। इन्होंने कम्युनल अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। कम्युनल अवार्ड्स का मतलब कि देखिए, पहले जैसे तो क्या था, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस, ये रिलीजन्स में डिफ्रेंशिएशन था। इन्होंने क्या किया, हिंदूस में भी डिफ्रेंशिएशन कर दिया। क्या, दलित्स अलग और अपर कास्ट अलग। अब जब ये इन्होंने किया तो जो सारे रेवोल्यूशनरीज थे वो तो कहने लगे कि यार अगर आप हिंदुज्म में भी अब इतने वो कर रहे हो, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, तो ब्रिटिशर्स थे ये फिर से वही गेम खेलेंगे, डिवाइड एंड रूल की। तो कम्युनल अवार्ड आए। सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पूना पैक्ट आया। पूना पैक्ट में क्या था कि दलित थे, दलित्स की तरफ से जो मतलब जो शेड्यूल कास्ट से, उनकी तरफ से, शेड्यूल कास्ट एंड डिप्रेस्ड क्लास थी, उनकी तरफ से बाबा अम्बेडकर जी ने गांधी के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक डील की कि हमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन दीजिए, ठीक है, और अगर आप देते हैं रिजर्वेशन तो हम आपके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ एजिटेट करेंगे। तो वो था पूना पैक्ट, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो मैक्सिमम हमारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो इसी एक्ट से लिए गए हैं, ठीक है। आगे आते हैं लॉर्ड लिलिंथगो। देखिए, इनके टेन्योर में बना फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इन्हीं के टेन्योर में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने डिमांड की किसकी, पाकिस्तान की नहीं की, एक्चुअली उन्होंने की एक सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, लेकिन उस आगे चल के वो स्टेट ऑफ मुस्लिम को पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया कि अलग देश ही चाहिए। 1940 में हुई, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी बनी 1941 में इन्हीं के टेन्योर में। क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन क्यों था, क्रिप्स मिशन था कि हम जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके क्या पैरामीटर्स होंगे वो क्रिप्स मिशन देखेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। ये सब हुआ लॉर्ड लिलिंथगो के टेन्योर में, और 1936 से 1944 तक इनका टेन्योर था। अगले आते हैं लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल के टेन्योर में राजा गोपालाचार्य ने अपना फॉर्मूला दिया, CR फॉर्मूला। ये CR फॉर्मूला क्या है, CR फॉर्मूला क्या था कि जिन्ना जी को बुलाया और कहा कि हम कुछ डिमांड्स रखते हैं, आपकी भी कुछ डिमांड सुनते हैं और एक मिडिल पाथ निकालते हैं कि ताकि पार्टीशन ना हो, बिना पार्टीशन के ही सब कुछ निपट जाए। तो ये था CR फॉर्मूला, ठीक है। देखिए जी, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये जब मैं हिस्ट्री के लेक्चर्स लाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूँ, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर का, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है। डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, ये एक राइट्स हुए कलकत्ता में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, और कहा जाता है, कहा क्या जाता है, मतलब 90% 100% ये मुस्लिम लीग के द्वारा ही करवाए गए थे। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे, और उसको कैलकाटा किलिंग्स भी कहते हैं, कैलकाटा किलिंग्स भी कहते हैं। ये पूरी वीडियो मैंने बनाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। और इन्हीं के टेन्योर में ब्रिटिश जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश रूल इंडिया से खत्म होगा, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, ये ऐसे वाइसरॉय थे जिनका टेन्योर सबसे छोटा था, इनका सिर्फ 1 साल का टेन्योर था 1947 से 1948। ये इनको बेसिकली इनको अपॉइंट ही इसलिए किया गया था कि जो अभी पार्टीशन होगा उसको इनकी देखरेख में हुई, ठीक है। तो इन्होंने एक कमीशन बनाई, रेडक्लिफ मिशन। रेडक्लिफ किसे कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है उसको रेडक्लिफ मिशन कहते हैं, रेडक्लिफ कहते हैं उसको, ठीक है, रेडक्लिफ लाइन। तो ये रेडक्लिफ मिशन बनाया कि पार्टीशन रखे कि पाकिस्तान के हिस्से में कौन से एरिया जाएंगे और इंडिया के हिस्से में कौन से जाएंगे। और हम सबको पता इंडिया के टेन्योर में क्या हुआ, हमें आज़ादी मिली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, इंडियन इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। देखिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए पहले तो। दूसरा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो वहाँ पे रोज़ डेली मैं आपके लिए करंट अफेयर डालता हूँ, एक पॉकेट करंट अफेयर न्यूज़ अपलोड होती है वहाँ पे रोज डेली बेसिस पे, तो आप वहाँ जाके वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और इस लेक्चर की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।